बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो दुशासन जो है चला है और चलते चलते ये महलों में आया। अब दुशासन जैसे ही महलों में आया तो द्रौपदी जो थी वो महाराज भानुमति के पास में बैठी हुई थी। अब द्रौपदी ने जैसे ही दुशासन को आता हुआ देखा, आसन लगा दिया, बैठा लिया, बड़ा सम्मान किया। द्रौपदी ने दुशासन से पूछा, देवर जी तुम सभा छोड़ के इनका करना है? तो दुशासन ने कहा हम तुम्हें लेने आए। द्रौपदी बोली मोइला की कौन जाए? बोले तुम्हें पांडवों ने बुलाया है सभा बीच में, मेरे साथ चलो। द्रौपदी समझ गई कि आज मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि पहले ये रीतियां नहीं थी, पहले ये रिवाजें नहीं थी कि पहले की बहुएं ससुर के सामने जाएं। पहले की बहुएं कभी ससुर के सामने नहीं जाती थी। पहले की बहुएं वहां नहीं जाती थी जहां चार लोग इकट्ठे बैठे हों। का चांद पे का घूंघट करती थी बहुत लंबा लंबा है। अब आजकल तो मॉडल जमाना है। हाँ, अब आजकल मॉडल जमाना है। आजकल तो समझ में ही नहीं आता कि घर में को ससुर है को बहू है। आजकल तो ससुर और बहू एक थरिया में रोटी खा। क्योंकि देखो अब आज के जमाने में, पहले जमाने में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। पहले हर चीज में मर्यादा थी, रिश्ते में मर्यादा थी, रिश्तों में पवित्रता थी, रिश्ते बड़ी शिद्दत से निभाए जाते थे। हैं अब आजकल तो रिश्ता यही है का क्या सास दमादन संगे भाग जाए और समधी समदिन को ले भाग जाए। अब बताओ रिश्ता तो बस यही है। बोले गोविंद भगवान की। पहले सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का होता था, लेकिन आज की दुनिया में भाई बहन का रिश्ता भी अपवित्र हो गया है। पहले की बहुएं एक हाथ लंबो घूंघट मारे आती करती थी। देखो जे मारे बैठी घूंघट में भाभी देखो कितना लंबो घूंघट मारे। तो आजकल जिनमें संस्कार है बेईमान मर्यादा निभा रही हैं भाई। और आजकल की तो सब मॉडल जमाना की पढ़ी लिखी तो बेना घूंघट करते। और घूंघट करिए तो घूंघट है एक हाथ लंबो, लेकिन घूंघट के भीतर में कहूँ सारी वो सास को कर आए रहे, कहूँ ससुर को कर आए रहे। अच्छा एक बात आपको बताएं, ये घूंघट की प्रथा जो है ना, ये घूंघट की प्रथा पुराने जमाने के जो बड़े बूढ़े होते थे बाबा, ये उनके ही द्वारा आई थी। ये घूंघट की प्रथा हमारे सनातन धर्म में कभी नहीं रही। ईमानदारी की आपको बात बताएं, घूंघट प्रथा ये पहले के जमाने के बड़े बूढ़े बाबा लोग जो हुआ करते थे, पहले के पुराने जमाने के, वही कहते थे कि घूंघट करो तभी जो है बहू बिटिया सही लगाते हैं। लेकिन ये घूंघट की प्रथा हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कभी थी नहीं। अच्छा तुमने कभी सुनी क्या सीता मैया ने दशरथ जी के सामने घूंघट करो हुए हैं? या तुमने मंदिरन में कोई देवी देवता ऐसे देखे, कोई देवी ऐसी देखी जो घूंघट करे हुए? कोई देखी नहीं, देखी ना। जब घूंघट की प्रथा मुसलमानों से आई है, किससे आई? मुसलमानों से घूंघट की प्रथा आई है। क्योंकि मुसलमानों में क्या होता है कि आज भी मुस्लिम धर्म में वहाँ की जो बहुएं बिटियां होती हैं आज भी नकाब पहन करके चलती हैं, क्योंकि वहाँ उनमें वो सब है, लेकिन हमारे धर्म में नहीं है। अब पहले मुस्लिम माताएं ये सब करती थी घूंघट, वो आज भी नकाब में रहती हैं। खैर, लेकिन भाई फिर बड़े बूढ़े कहने लगे पुराने जमाने के यहाँ के नारी घूंघट में ही अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं घूंघट की प्रथा ही नहीं है। देखिए स्त्री की जो इज्जत होती है, स्त्री की जो लोक लाज होती है, आपको बता दें वो उसकी आंखों में होती है। स्त्री में शर्म अगर है तो उसकी आंखों में होगी। नारी घूंघट से पवित्र नहीं होती है।
ये बात मेरी गांठ बांध लेना। नारी घूंघट मारने से ही संस्कारी नहीं होती है। बहू बिटिया के संस्कार तो उसकी आंखों से छलकने चाहिए, बहू बिटिया के संस्कार तो उसकी बाड़ी से छलकने चाहिए, उसके आदर से छलकने चाहिए। घूंघट से कछु नहीं होते, घूंघट तो तुम मुंह झांक लियो ले। और जो लिरी घूंघट वाली है, लिरी घूंघट वाली घूम रही है आज की दुनिया में, बेहू अपने दुल्हन को कटवाए के जा रही है घूंघट ही वाली। क्यों जी? तो देखो, चाहे बहू हो चाहे बिटिया हो, मर्यादा उसकी आंखों में होनी चाहिए, उसके संस्कारों में होनी चाहिए, उसकी बाड़ी में होनी चाहिए, तो वही बहू बिटिया बढ़िया लगत है। घूंघट से कोई बहू बिटिया अच्छी नहीं लगत है, ये बात याद रखना मेरी, ठीक है ना। तो अब आजकल तो खैर हर चीज खत्म हो गई, ना मर्यादा रही घूंघट में है तो मर्यादा नहीं है, घूंघट उघार है तो मर्यादा नहीं है, ना गुण अच्छे हैं ना संस्कार अच्छे हैं। अब हर चीज महाराज खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। को मान सम्मान करते बताओ? पहले तुम्हारे जमाने में बाबा घर में बहुएं आती करती थी तो 10-10 किलो की रोटी बना के पूरे घर को खवाती थी, और ससुर की और सास की सेवा करती थी सो अलग। अब आजकल की पढ़ी लिखी आती 1-2 महीना रहती और अपने दूल्हा के कान भर भर के और डुकरा डुकरिया को वृद्धाश्रम पहुंचाए देती या मड़ैया में खटिया पहुंचवाए देती। यही हो रहा आज की दुनिया में। तो आजकल महाराज कुछ नहीं रहा, सब खत्म, और थोड़ा बहुत है वो खत्म हो जाए आज की दुनिया। क्योंकि कभी क्या जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, वो जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तब से तराजू और बट्टा खत्म हो गया, तब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला। बनाने लगी लड़कियां, जब से फैशन बनाने लगी, इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया, लड़कियां जब से फैशन बनाने लगी। मशीनें आ गई, तब से घर का सिलवट्टा खत्म हो गया, घर में ये मिक्सी मशीन आ गई। बोली वृंदावन में हरि लाल की। अच्छा, पहले क्या होता था कि माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, पढ़ी लिखी बेशक नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो उनके भीतर संस्कार कूट कूट के भरे होते थे। दूसरों का मान सम्मान कैसे किया जाता था ये माताओं के अंदर हर चीज थी, लेकिन आजकल वो सब चीज खत्म हो गई है। मान मर्यादा पवित्रता गुण सब खत्म। देखो, पहले की माताएं घर में ही रहती थी। एक बात मेरी याद रखना, जितनी बिटियां बैठी जितनी बहुएं बैठी, पहले क्या होता था कि
बहुएं बिटियां घर में कैद रहती करती थी। लोग कहते थे कि बाहर जाओगी तो कोई देखेगा, कोई क्या सोचेगा। लेकिन आजकल जितनी बहुएं बिटियां आजाद हैं तो उतनी महाराज उस आजादी का ये गलत फायदा उठा रही हैं। जितो इन्हें आजाद कर दोगे उतनी महाराज गलत फायदा ये लोग अपनी आजादी का उठाते हैं। लड़की हो या बहू हो वो तभी अच्छी लगती है कितनी भी आजाद हो जब वो संघर्ष करती हुई दिखाई दे, जब वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे, जब वो अपने कुल खानदान को ऊपर लेकर के जाए। बहू और बिटिया आज की दुनिया में वही अच्छी लगत है। अब आजकल की बहुएं बिटियां तो महाराज का कत्ती चेहरा पोतवे में लगी रहती, शीशा के सामने बैठी रहती, जा क्रीम लगाए लो बक्रीम लगाए लो, कई सुंदर दिखाई देवे हम हैं, मौज एकदम चमका चमका लगी रहती। कहूँ जू साबुन लगाए लो, कहूँ बू साबुन लगाए लो, काय के मारे कि हम ज्यादा सुंदर दिखाई दिए तो उतने ही लोग हम पे मरी हैं। अब तुम प्रसाद की तरह बटोगी तो भक्तों की भीड़ तो लगेगी। तुम भाई इंसान हो और आज की दुनिया में तुम तभी अच्छी लगी हो जब तुम काम करियो, संघर्ष करियो, आगे बढ़ियो, बच्चन को अच्छे संस्कार दियो। और बिटिया भाई अच्छी लगत है कौन? जो खूब पढ़े लिखे, खूब आगे जाए, अपने अम्मा दादा को नाम रोशन करे। बिटिया भाई अच्छी लगत है, बाछी नहीं लगत है। क्रीम पाउडर करके जल जुलूफ लटकाए लाई, जुलूफ लटकाए लाई हो, बस चलो वहीं बीच रोड पे जा रहे। बिटिया वे अच्छी नहीं लगती हैं। और हम ईमानदारी की बात बताएं, लड़की और बहू की सुंदरता मेकअप से नहीं बल्कि लड़की और बहू की सुंदरता उसकी सादगी से, उसके गुणों से, संस्कारों से छलकती है। बात समझ रही हो? हमने ऐसी ऐसी लड़कियों को देखा है, चल कहीं और रही है, निगाह कहीं और है, और ऐसी जो अपने कुल खानदान के नाम को डुबाए। वह बिटिया होता ही मच जाए तो बढ़िया है। हम इस व्यासपीठ से बैठ के कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये बात? हम तुम्हारी उम्र के हैं, क्योंकि आज की दुनिया में जितनी स्थिति बिटियन की बहुअन की खराब है उतनी स्थिति काऊ की नहीं खराब है। और देखो तुमसे दुनिया है, तुम दुनिया तो नहीं हो। और ज्यादा तुम सुधर जाओ, ज्यादा तुम मजबूत बन जाओ, और ज्यादा तुम एकदम आदमी हो चाहे कोई भी हो, निगाह से निगाह मिला करके जब तुम बात करोगी ना लोगों से तो अपने आप दुनिया तुमसे डरेगी। ये जितने बलात्कार हो रहे, जितने रेप केस हो रहे, सब बंद हो जाएगा तुम मजबूत बन जाओ तो। लेकिन ना, तुम्हें तो पापा की परी बन के चलने है। पापा की परी बन के चलियो तो कभी ठिकाना नहीं लगे। तो दुनिया तुम्हें नोच के खाई ली है, काट काट के फ्रिज में दद्दा ही जाओ। और पापा की शेरनी बन के रही हो तो जब दुनिया तुम्हें कहीं देखे नहीं। समझ रही हो मेरी बात को? लेकिन ना इन बैठी हो तो तुम खूब मूड हलाई रहे और घरे जाओ सोई सब बना खत्म कर दियो। का कही थी का नहीं कही थी कछ तुम्हें याद ही नहीं रही है। तो पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, अपने अम्मा दादा को नाम रोशन करो, ठीक है ना? हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बात समझ में आ रही है? मानोगी नहीं मानोगी? कहीं मान लियो तो तुम्हें घाटा हो जाए। हाँ, लेकिन तुम्हें तो कमसल कली बन के चल रहे हैं। आज द्रौपदी देखो, द्रौपदी ने दुशासन से कहा, बोले भैया तुम क्यों आए? दुशासन ने कहा हम तुम्हें लेने आए। द्रौपदी समझ गई कि आज मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो उसी समय आज द्रौपदी ने मना किया, दुशासन से कहा, बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे कुल खानदान की मर्यादा ही नहीं है कि हम वहां सभा में जाएं जहां ससुर बैठे हो, जहां गुरु बैठे हो, मैं नहीं जाऊंगी। तो उसी समय आज महाराज दुशासन ने कहा, अच्छी तरह समझा रहे हैं, चलो तो चलो और नहीं जाओ तो हम जबरदस्ती ले जाना जानते हैं। तो द्रौपदी और घबरा गई। तो द्रौपदी ने मना किया तो दुशासन को गुस्सा आया। दुशासन को गुस्सा आया तो दुशासन ने क्या किया कि महाराज द्रौपदी के केस पकड़ लिए और द्रौपदी के केस पकड़ करके आज ये दुशासन द्रौपदी को घसीट करके ले जाने लगा। द्रौपदी रोने लगी, क्या द्रौपदी महल न रोवे और अखियन से बरसे बाके नीर। द्रौपदी महल न रोवे अखियन से बरसे बाके नीर।
मगर कोई द्रौपदी को बचाने वाला नहीं है। द्रौपदी कह रही है छोड़ दे दुशासन, अरे मैं तेरी माँ समान भाभी हूँ, इज्जत अगर मेरी गई तो मेरी नहीं बल्कि इज्जत तेरी भी जाएगी, छोड़ दे मुझे। दुशासन नहीं माना, घसीटता हुआ ले जा रहा है। वो द्रौपदी जिसके रूप को देखने के लिए देवता तरसते हैं, आज वही द्रौपदी हस्तिनापुर की गलियों में खिंच रही है। द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि जिसे देखने के लिए देवता तरसते थे। ये द्रौपदी पंजाब की रहने वाली थी। द्रौपदी पंजाब की रहने वाली थी और पंजाब में लोग तो वैसे भी सुंदर होते हैं। अब क्या हुआ कि महाराज सूत जी समझा रहे हैं। आज द्रौपदी रो रही है, तब तक गांधारी आई। गांधारी सो द्रौपदी ने गांधारी को देखो, सो द्रौपदी एकदम चिल्लाए के बोली, मैया तू अपने लला को रोक ले, जो मोए भरी सभा में ले जाए रहो, और आज अगर हम सभा बीच में पहुंचिए तो मैया मेरी इज्जत नहीं बची। सो द्रौपदी रोए के गांधारी से बोली, मैया कि ओ गांधारी गांधारी को आवाज लगाई, मैया तू अपने लला को रोक ले, अगर जो मैं सभा बीच में लिवाई हो और सभा बीच में वो ले जाके अगर ठाड़ो कर दो तो मैया हम फिर जिंदा नहीं बच पाए। तो उसी समय आज महाराज क्या हुआ, गांधारी जो थी वो महाराज निकल गई, उसने द्रौपदी की आवाज को सुन नहीं पाया गांधारी ने। अब मैया द्रौपदी और महाराज जोर जोर से रोने लगी। दुशासन द्रौपदी के केस पकड़े है, खींचता हुआ ले जा रहा है, खींचते खींचते ले गया तो इस द्रौपदी को ले जा करके दुशासन ने भरी सभा में खड़ा कर दिया। और जब दुशासन ने द्रौपदी को ले जा करके भरी सभा में खड़ा किया, अब द्रौपदी रो तो रही है, तो सबसे पहले द्रौपदी पांडवों के पास पहुंची। अच्छा, द्रौपदी की जब किसी ने मदद नहीं की थी ना, तो यहाँ द्रौपदी की कथा हमें ये सिखाती है कि इस संसार में क्या होता है कि कभी कभी अपने भी धोखा दे जाते हैं, कभी कभी दुख में अपने भी शामिल नहीं होते, कभी कभी नारियों को खुद से ही लड़ना पड़ता है अकेले। तो देखो द्रौपदी जब भरी सभा में पहुंची तो सबसे
पहले ये द्रौपदी पांडवों के पास पहुंची और पांडवों के पास में जैसे ही पहुंची तो द्रौपदी ने पांडवों से कहा, बोले सुनो, तुम मेरे 5 पति हो, एक से एक वीर योद्धा, एक से एक बहादुर। अरे तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे बहादुर योद्धा टिक नहीं पाते हैं, और तुम्हारे होते हुए अगर आज मेरी इज्जत जा रही है तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी ताकत पे जो तुम आज मुझे मेरी लाज नहीं बचा सकते। पांडवों से कहा कि सुनो, मुझे ये घमंड था कि मेरे 5 पति हैं, एक से एक बहादुर, तो इस संसार में मेरी तरफ कोई निगाह उठा के देख नहीं सकता है, लेकिन आज तुमने मेरा गुरूर तोड़ दिया, आज तुमने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। आज तुम मेरी लाज नहीं बचा रहे हो, मेरी इज्जत बचा लो, मुझे बचा लो। पांडवों, अगर इज्जत मेरी गई तो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी जाएगी। वास्तव में सही बात है, इज्जत अगर जाती है घर की तो 7 पीढ़ियों तक चली जाती है इज्जत, एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ियों तक कलंक लग जाता है। पैसा चला जाए दोबारा कमाया जा सकता है, इज्जत चली जाए दोबारा कमाई नहीं जा सकती। इज्जत सिर्फ एक बार कमाई जाती है, दोबारा नहीं। घर मकान टूट के गिर जाए आदमी बना लेगा, लेकिन इज्जत महाराज बिगड़ी हुई कभी बनती नहीं है। लेकिन मान तो को है, अब मान नहीं लगे तो कलयुग ही ना सत्युग बन जाए। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार अगर किसी का होता है तो वो इज्जत का और चरित्र का, सबसे ज्यादा। द्रौपदी रो रही है, पांडवों से मदद मांगी, नहीं पांडवों ने मदद